हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मेघरी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड की वैकेंसी के लिए मैथ्स का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, कौन सी टेक्निक, कौन से हम तरीका अपनाएं कि हम इस कंपटीशन एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लें। तो सबसे पहले इस कंपटीशन एग्ज़ाम की खासियत ये है कि यहाँ पे एक देखिए, फीमेल सेक्शन में, ये फीमेल सेक्शन में 537 वैकेंसी है और मेल सेक्शन में 556 वैकेंसी है। अब मैं मेरा फीमेल और मेल सेक्शन बताने का क्या तरीका क्यों ज़रूरी है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि फीमेल और मेल कैंडिडेट का कंपटीशन ही अलग अलग हो गया। फीमेल कैंडिडेट सारी फीमेल कैंडिडेट में फाइट करेंगे और मेल कैंडिडेट सारे मेल कैंडिडेट में फाइट करेंगे। ठीक है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर इसी जगह पर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होता तो यहाँ पे क्या होता कि सेम नंबर ऑफ सीट्स के लिए सब लोग फाइट कर रहे होते। ठीक है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा सीटें फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं आती हैं, बट यहाँ पे क्या है कि ये दोनों दोनों अलग अलग पार्टीशन में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट बुक्स को देखेंगे हम लोग सारी इसकी। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सिलेबस में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ये बता रहे हैं कि इसमें आपको 40% अगर आप ले आते तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बट 40% ही मिनिमम नहीं होगा, 40% से आपको कहीं ज़्यादा लाना होगा, क्योंकि आयोग क्या करेगा, आयोग तो जो भी एक सीट के लिए 20 लोगों को सेलेक्ट करेगा मेंस के लिए। ठीक है। फिर उसके हिसाब से वो राइटिंग एग्जाम करवाएगा और उसके हिसाब से वो आंसर वो निकालेगा। ठीक है। तो 40% पे तो काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा ही आपको लाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है। फीमेल सेक्शन में भले क्या हो जाए 40% से काम चल जाए, बट मेल सेक्शन में ऐसा काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी ध्यान रखिए, बिल्कुल भी। ठीक है। तो इस बात से कोई भी बुरा मत माने, है ना, कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ फीमेल सेक्शन के लिए ऐसा है। लेकिन ये सत्य है कि वहाँ पे मेरिट थोड़ी सी लो जाती है इन द कंपैरेटिव मेल सेक्शन। ठीक है। क्यों, हाईएस्ट नंबर लाने वाले तो बहुत लोग होंगे, लेकिन उतने नंबर बहुत सारे लोग नहीं ला पाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो यूपी का एग्ज़ाम है ना, वो यूपी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उसमें आते हैं। ठीक है। तो आपको यूपी के पर्सपेक्टिव से देखना है कि आप यहाँ पे देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स बिक रहे हैं, बहुत सारे लोग जिसको मैथ्स आती पढ़ानी वो यूट्यूब पे एलटी ग्रेड का कोर्स बना के बेचने लग गया। लेकिन भले वो यूपी का हो या ना हो, झारखंड का है या दिल्ली का है या कहीं का भी, हरियाणा का है, वो कोर्स बेच रहा है आकर के, बस उसको कोर्स बेचने से मतलब है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि यूपी की बुकें क्या थी, यूपी बोर्ड के लोग क्या थे, है ना, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी के लोग क्या सोचते हो कि पेपर आपका तीन ही यूनिवर्सिटी से बन के आना है, या चार यूनिवर्सिटी से, अवध यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी, इनके सिवा से और कहीं से भी आपका पेपर जो होगा मैथ्स का, वो मैथ्स के सेक्शन का इन्हीं यूनिवर्सिटी से बन के आना है और कहीं नहीं बन के आना है। ठीक है। तो देखते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बुक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये दो बुक्स तो हर बच्चे के पास, 2 से 4 बुकें तो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। कौन कौन सी दो बुक्स, पहली तो हमारे पास आकर के यहाँ पे एक ये यूथ पब्लिकेशन की बुक होती है, ये होनी चाहिए। ठीक है। ये आपकी क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम में ले लीजिए चाहे इंग्लिश मीडियम में ले लीजिए, आपको जो भी सुटेबल लग रहा हो उस मीडियम में इसको ले लीजिए। ठीक है। अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और पुरानी लीजिए, क्योंकि नई वाली जो बुक आई है ना, उसमें बहुत सारा कचड़ा भर दिया इन लोगों ने, मतलब जो भी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, सबको उसमें डाल दिया। ठीक है। लेकिन पुरानी वाली अगर आप देखें आकर के, ये वाली जो बुक है या इससे और पुरानी वाली बुक है, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा गया है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा है जो चीज़। फिर उसके बाद आपकी दूसरी क्या है, ये 12th लेवल के क्वेश्चंस के लिए एरर लेस बहुत अच्छी है। यहाँ पे 12th ग्रेजुएशन सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे 12th लेवल के पोर्शन के लिए कि आपके अगर नए क्वेश्चंस कोई बनेंगे तो वो सारे नए क्वेश्चन इस बुक के अंदर तो मिल ही जाएंगे आपको। ठीक। अगली कौन सी, आर डी शर्मा और हर्षरूप शर्मा, ये दोनों बुक्स आप अगर देखेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल्स पे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। इसको कहीं परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परचेजिंग फॉर्मेट में पूछे तो ये बुक तो ज़रूर परचेज कर लिए, भले ये भी परचेज एक बार ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। अब आते हैं सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है, अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एपी, जीपी, एचपी, सम ऑफ स्क्वायर, क्यूब, नेचुरल नंबर का सम के बारे में बात कर रहा है, और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज। ये इतना टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है, इतना टॉपिक आपको हर्षरूप शर्मा की बुक से पढ़ना है। कौन सी बुक से, हर्षरूप शर्मा की बुक से पढ़ना, और एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, उस बुक के बाहर नहीं जाएगा।
आप हर्षरूप शर्मा की बुक और यूथ की इन टॉपिक से लगा लेंगे, आपका टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आते हैं हम लोग आकर के नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। इसको आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको आपको ये एररलेस अगर आपके पास है तो इससे लगा लें, नहीं तो आर डी शर्मा से जरूर लगाएं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, आप नोट करते जाइए ये सारी पॉइंट्स। फिर उसके बाद क्या आता है, एल्जेब्रा ऑफ सेट रिलेशन फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट्स, इतनी बातें बोल रहा है। तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट आप आर डी शर्मा से पढ़ें, और क्वेश्चन आपको यूथ से आपको इसके लगाने हैं, इसके क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, आपको यूथ से लगाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, इवन ऑड परम्यूटेशन, लाग्रांजिस थ्योरम एंड इट्स कॉन्जुगेटेड ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको इतना ही सिलेबस करना है, कोई भी ग्रेजुएशन की बुक उठा के ग्रुप थ्योरी में आपको कोई ग्रेजुएशन की बुक उठाइए, उससे ये करिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यूथ की बुक को लगा लीजिए, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। इस बुक से ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं, मतलब इस बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे इतने लगाइए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस पूरी बुक आपको नहीं याद करनी, पूरी बुक आपको लगानी नहीं है, आपको सिर्फ उतना लगाना है जो आपके सिलेबस में है। अब पता चल रहा है कुछ लोग क्या होते हैं कि पूरी बुक मुझे कुछ नहीं, मैं यूथ की बुक पूरी रट डालूंगा। अरे भाई क्यों, अगर यूथ की बुक में 2,500 क्वेश्चन, देखिए अब यहाँ पे कितने दे रखे, इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से आपको इतने लगाने नहीं, 3,000 भी लगा लेंगे ना आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी जो है ना यार, यहाँ पे देखो बहुत सारे छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश सब कुछ लिखा हुआ है, सबका सिलेबस अलग अलग है, यूपी का सिलेबस अलग है। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, तो आपके क्वेश्चन पहले ही छट जाएंगे कि आपको कौन से नहीं करने। आप जैसे डी ट्रिपल एस बी का है, बहुत डिफिकल्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक पूछता है करके, तो आपको वो नहीं करने हैं ना क्वेश्चन, उनसे आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये इतना पूरा आइगन वैल्यू, कैले हैमिल्टन थ्योरम तक, ये पूरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट आप ग्रेजुएशन की बुक और ट्वेल्थ की बुक से लेकर के पढ़ सकते हैं। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा बन जाता है, ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, और ये सब चीज़ें आपको ट्रेस वगैरह और ये सब चीज़ें, कि आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट होता है, और आइगन वैल्यू की हेल्प से कैसे क्या बोलते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर वही बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा, यूथ आप लगा लेंगे क्वेश्चन आपके, बहुत है, मतलब कम से कम 400-500 क्वेश्चन दे रखे हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग अगर रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज दोनों पूछ रहा है, आपको कोई भी ग्रेजुएशन की बुक किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, आपको उसको उठानी है, आपने बीएससी में जो भी पढ़ रखी हो बुक, ठीक है। और उसके ये सारे टॉपिक जितने भी यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, वो सारे टॉपिक है पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे कन्वर्जन ऑफ सीरीज क्या होता है, फिर आ गया कंपैरिजन टेस्ट, कॉची एनथ रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट, है ना, ये सारे जो टेस्ट हैं, इसके बाद आकर के इन सब सारे टेस्ट को आपको पढ़ लेना, प्रिपेयर कर लेना, और उसके बाद उन वहीं से क्वेश्चन आपको लगाने हैं, आपको कहीं और ज़्यादा क्वेश्चन, और सेकेंड स्टेज में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यूथ का यूज़ करना है आपको, ठीक है। फिर आते हैं बात हम लोग आकर के, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे आकर क्या बोला, ऑपरेशन ऑफ वेक्टर स्केलर, और ये सब यहाँ तक इतना जो कॉन्सेप्ट है, ये इतना कॉन्सेप्ट आपका आर डी शर्मा से कवर होगा, इतना कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से कवर होगा, आर डी शर्मा से कवर होगा। फिर उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद के ये वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्व्स के लिए आपको ग्रेजुएशन की बुक को प्रेफर करना चाहिए। ग्रेजुएशन की बुक कोई भी आप उठाएंगे, उसमें ये सारे सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आप आपके भाई आपने जहाँ से भी किया हो, तो उसमें सेमेस्टर वाइज बुक होती है या ईयर वाइज होती थी, तो आप उसमें से देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये पॉइंट, और यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल ऑफ इतना करके आपको ये सारा हाइपरबोलिक फंक्शन और होमोमॉर्फ हार्मोनिक फंक्शन, कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक, एनालिटिक फंक्शन, ये सब चीज़ें आपको कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है ग्रेजुएशन की बुक से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब आप ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या बोल रहा करके, ये nth रूट ऑफ यूनिटी और डीमाइवर्स थ्योरम, इसके क्वेश्चन आपको यूथ में बहुत अच्छे मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, और इसके क्वेश्चन आप यूथ से कर सकते हैं प्रैक्टिस, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर आते हैं उसके बाद यहाँ पे, अब देखिए लिमिट, फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये इतना कहाँ से करना है आपको, आपको
कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट किसी भी बुक से, आप आर डी शर्मा से, कहीं से भी, किसी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं आपको? क्वेश्चन, फिर वही बात, आपको यूथ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग आकर के यहाँ पे, फिर रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ओल्ड एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, या फिर बीएससी की किसी भी बुक में ये जरूर होते हैं, ठीक है। एल हॉपिटल रूल, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये बीएससी की बुक में अवेलेबल रहेगा आपका, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये आप एनसीईआरटी की बुक से लीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप फिर से वहीं पे आ जाइए, यूथ के पास चले आइए, ठीक। वो भी कौन सी एनसीईआरटी? ओल्ड एनसीईआरटी के पास जाइएगा आप, नई एनसीईआरटी बिल्कुल मत छूइए। फिर आपके पास और लिमिट इन कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ से ये इतना टॉपिक आपको फिर से ग्रेजुएशन के पास जाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के टॉपिक से आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए आप देखिए यूट्यूब, सॉरी, गूगल पे डालेंगे, गूगल पे आप टॉपिक का नाम डालिए, ओके, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो वो खूब सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देगा, आप वहीं से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। फिर आता है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड टू द एरिया बाउंडेड, ये सब आपको आर डी शर्मा से कर सकते हैं आप। और नहीं आर डी शर्मा तो बेसिक इंटीग्रेशन होता है, ये सब चीज़ें आप सब लोगों को मैक्सिमम आती हैं, इंटीग्रेशन करना तो सबको आता है लगभग लगभग, ठीक। तो आप यूथ से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सरसाइज वाइज, और यूथ के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। और आने का क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन ऐसी चीज़ है ना कि किसी किसी ने पूरी ज़िंदगी रोज बैठ करके वो इंटीग्रेशन लगाया, लेकिन सामने वाला कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन तो बन ही जाता है कि इंटीग्रेशन सॉल्व ना हो पेपर में, तो वो तो मतलब किस्मत की बात है, पेपर में आ गया, सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं, लेकिन बाकी जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वो जरूर सॉल्व होगा पेपर में, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, एक ही क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा मैक्सिमम, एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो डिफिकल्ट फंसाएगा। फिर आप लेंथ ऑफ कर्व, है ना, सरफेस एरिया, ये सब आपके, ये देखिए, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इतना पॉइंट, इतना तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है, हम लोग सिर्फ प्री के बारे में बात करें, इतना प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। इस वीडियो में जो भी हम बात करें वो प्री के लिए बात करें, ठीक है। फिर आकर के बात कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपको कहाँ से करना है, ये आपको सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लेना और यूथ की बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन सारे लग जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, सिर्फ आपको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ही करनी है, अब पता चला आप पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करने पर लगे हुए हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, सिलेबस बहुत अच्छे से समझिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन, और ये सारे पॉइंट आप इसका कॉन्सेप्ट, इसका अगर कॉन्सेप्ट देखने जाएं तो आप इस बुक के अंदर इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, एक एक पन्ने में पूरा एक एक टॉपिक पूरा एक्सप्लेन है, एक एक पन्ने में, दो दो पन्ने में पूरा टॉपिक एक्सप्लेन है। मतलब अगर आप इतना कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे आकर के, ये सारा कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे आकर के, तो 10 पन्ने के अंदर कॉन्सेप्ट आपको सारा मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप फिर से वापस घूम के कहाँ पे आइए, यूथ के पास चले आइए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग आकर के, ये डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो, ये आपको कहाँ से सब, इतना पूरा पोर्शन यहाँ तक, देखिए यहाँ तक, इतना पूरा पोर्शन आपको कहाँ से करना है, आपको पूरा इतना पोर्शन आपको आर डी शर्मा से पकड़ के करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप आर डी शर्मा कर डालिए और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। और प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ चले आइए यूथ के पास फिर से, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं आकर के हम लोग स्फेयर कोनर सिलेंडर, आपको बीएससी की बुक से इसको करना है, इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन आपसे कोई कहे कि इसका क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, फिर से आप क्वेश्चन के लिए यूथ के पास चले आइए, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं आकर के, हाँ, फ्रीक्वेंसी और ये स्टैट्स का पार्ट जो है, स्टैट्स के पार्ट में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ तक, ठीक। आपके घर के अगल बगल में कोई 11th आईएससी का बच्चा हो या फिर 11th सीबीएसई का बच्चा हो, वो भी कौन सा, अप्लाइड मैथ्स का, है ना, अप्लाइड मैथ्स का, ठीक। उस बच्चे से आप 11th की बुक मांग लीजिए, उस बच्चे से 11th की बुक मांग लीजिए, यकीन मानिए आपको ये सारे टॉपिक ना, ये इतने टॉपिक इसने दे रखे हैं ना, सारे आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे, उसको कुछ भी आपको कुछ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत डिटेल में ज़्यादा जाकर कवर हो जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगर कौन से, थ्योरम ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी। तो आप बहुत ही अच्छी बुक, कौन सी, हर्षरूप शर्मा को पकड़िए, उसमें आप देखिए आकर के लास्ट चैप्टर होगा एल्जेब्रा, हर्षरूप शर्मा की एल्जेब्रा में, ठीक है, हर्षरूप शर्मा की एल्जेब्रा में आपको लास्ट में चैप्टर मिलेगा। उस चैप्टर में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं रेस के रिलेटेड और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड,
है ना, या किसी निशानेबाजी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और आप बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा प्रोबेबिलिटी का, यही उसने सिलेबस में लिखा है ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो बस इतना ही लगाना है आपको। फिर क्या बोल रहे हैं, नंबर सिस्टम, बेसिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, है ना। नंबर सिस्टम में ये फर्मेट थ्योरम तक चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये कौची, ये आपका जितना भी नंबर सिस्टम के नाम पे ये आपसे बिल्कुल ठगी कर लेगा। नंबर सिस्टम के नाम पे आपसे रिमाइंडर भी निकलवा लेगा, नंबर सिस्टम के नाम से बहुत कुछ चीज़ें ये पूछ सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा नंबर सिस्टम, ठीक। फिर उसके बाद बेसिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, मतलब ये कह रहा है कि आपको सब बेसिक थ्योरम मतलब स्क्वायर क्यूब ये सब करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक। फिर ट्रायंगल थ्योरम बोल रहा है, वही मतलब एक है ना, इक्वलिटी वाले बात, रूल की बात कर रहा है, या करके आपको बहुत अच्छे से ये सब सारी चीज़ें पता होनी, कॉन्ग्रुएंसी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्लास 10th की बात कर रहा है करके, तो वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन आप पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ही लेंगे आप। ट्रिग्नोमेट्री इसने बोल दिया है, ट्रिग्नोमेट्री बोलने का मतलब ये हो गया कि ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे ये सिर्फ आपसे क्लास 10th की पूछ रहा है, क्लास 11th की पूछ रहा है, ठीक। लेकिन आपसे ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और ये सब चीज़ें नहीं पूछने जा रहा है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछ रहा है कि आपको जो क्लास 11th में आपकी उसमें दे रखी है, किस में दे रखी गई है, क्लास 11th में आपके जो ट्रिग्नोमेट्री गिवन है वहाँ तक आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी आनी चाहिए। ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और ये सब चीज़ें मत लगाने बैठ जाइएगा, ठीक। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ये सेक्शन फार्मूला, है ना, और ये स्ट्रेट लाइन, और यही पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में बहुत अच्छे से डीप नॉलेज आपकी होनी चाहिए। और फिर क्या बोला है, फील्ड मेजरमेंट में आपसे ये पूछ रहा है, वही ट्रेपेजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये सब बहुत अच्छे, सर्कल का एरिया, ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन आपको आने चाहिए। 9th-10th की एनसीईआरटी में आपको अवेलेबल, एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, 9th-10th की आर डी शर्मा में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ प्री से रिलेटेड है। आपको सिर्फ 4 बुकें आपके पास होनी चाहिए, 4 क्या 2 बुकें होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक ये और एक ये, ठीक है। सिर्फ 2 बुकें होनी चाहिए, एक ये बुक होनी चाहिए आपके पास और दूसरी ये बुक होनी चाहिए। ये बाकी सारी बुकें आप पीडीएफ फॉर्म में कहीं से भी परचेज कर लिए, किसी से भी कॉन्सेप्ट ले लिया, और इस बुक को सिलेबस वाइज रट डालिए, बिल्कुल सिलेबस वाइज। आप अगर सिलेबस वाइज भी अगर इस बुक को रट लेते हैं, तो यकीन मानिए आप प्री बिल्कुल निकाल लेंगे। मेंस के लिए बाद में अलग से बात होगी, पहले आप प्री के प्रिपरेशन करिए, मेंस के लिए अलग से बात होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ इधर उधर कोर्स परचेज मत करिए, अपना समय बचाइए, किसी और के वीडियो वगैरह देखने में समय मत लगाइए, पढ़ने पे समय लगाइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।